अभी आपका कौन सा लेक्चर था इसके पहले? कोई लेक्चर नहीं था क्या? ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा इकोनॉमिक्स। हम पढ़ रहे थे डिमांड के बारे में। तो क्या हमने डिमांड के फैक्टर्स पढ़े थे? हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड में हमने ये पढ़ा था कि किसी एक इंसान की डिमांड को क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल डिमांड। और वहीं अगर मैं पूरे मार्केट की बात करूंगी तो उसको क्या बोलेंगे? मार्केट डिमांड। एक सेकेंड। तो उसको क्या बोलेंगे? मार्केट डिमांड। हमने मार्केट डिमांड का शेड्यूल और दूसरा हमने देखा था इंडिविजुअल डिमांड का शेड्यूल। यहाँ पर हमने ये देखा था कि भाई अगर मैं सिर्फ एक इंसान की बात करती हूँ जैसे कि चंदू, अगर चंदू जो है वो अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग क्वांटिटी बाय करने को तैयार है, उसका जब मैं टेबल बनाती हूँ, एक तरफ प्राइस और एक तरफ मैं रखती हूँ क्वांटिटी डिमांडेड, तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ओके। वहीं अगर मैं बात करती हूँ मार्केट की, तो मार्केट में अगर तीन लोग हैं, चंदू, नंदू और झंडू, अगर मैं उन तीनों की डिमांड को सम कर देती हूँ हॉरिजॉन्टली, तो उसको क्या बोलते हैं? मार्केट डिमांड। इसकी डेफिनेशन हमने देखी थी, हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। ये क्यों था? क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टली इनको प्लस कर रहे थे। हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। इसकी डेफिनेशन। उसके बाद हमने कुछ फैक्टर्स देखे थे, है ना? ये फैक्टर्स याद है क्या? सबसे पहले हमने देखा था फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि जो मार्केट की डिमांड है किस किस चीजों की वजह से ऊपर या फिर नीचे होती है। इसकी सेटिंग खराब है। किस किस वजह से ऊपर या फिर नीचे होती है। यहाँ पर जब मैं बात करती हूँ पहले फैक्टर की, तो पहला फैक्टर है प्राइस ऑफ सेम कमोडिटी। इसका मतलब अगर कोई चीज की प्राइस ऊपर नीचे होती है तो मेरी डिमांड भी उस वजह से बदलती है। बहुत सिंपल लॉजिक था, अगर कोई चीज महंगी होगी तो डिमांड बढ़ेगी कि कम होगी? कम होगी। और वहीं कोई चीज अगर सस्ती हो जाएगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ जाएगी। सिंपल सा लॉजिक, अपने आप को कंज्यूमर बन के यहाँ पर सोचना है। सेकेंड फैक्टर हमने यहाँ पे देखा था प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब ये फैक्टर देखने से पहले कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? मैंने बताया था, कोई बताएगा मुझे? डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। बेसिकली फॉर एग्जाम्पल, ऐसा मान लो, अगर क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल ऐसे गुड्स जो एक दूसरे के अलावा यूज नहीं हो सकते। अगर पेन है तो अगर पेन को यूज करना है तो वो इंक डालेंगे तभी यूज होगी। ठीक है, कार है, पेट्रोल वाली कार है, उसमें पेट्रोल डालेंगे तभी उस कार को यूज कर सकते हैं, नहीं तो उसका कोई मतलब है नहीं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, अगर आपने उसमें चार्ज नहीं किया तो बिना चार्ज के वो चल सकती है क्या? पेट्रोल से चल जाएगी क्या? नहीं, उसमें चार्ज होना इज इम्पॉर्टेंट। तो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी, पेट्रोल महंगा हो गया, तो ज्यादातर लोग पेट्रोल वाली कार खरीदेंगे कि कम लोग खरीदेंगे? कम लोग खरीदेंगे। और वहीं अगर पेट्रोल सस्ता हो गया तो ज्यादा लोग पेट्रोल वाली कार खरीदेंगे कि कम खरीदेंगे? ज्यादा लोग खरीदेंगे। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर हम ऐसे नेगेटिव जा रहे हैं कि भाई अगर प्राइस बढ़ी और डिमांड कम, प्राइस नीचे हुई तो डिमांड बढ़ गई, तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो उसको नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप बोलते हैं। वहीं अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप। नेक्स्ट हमने देखा था सब्सटीट्यूट गुड्स के बारे में। ना व्हाट इज दिस सब्सटीट्यूट गुड्स? सब्सटीट्यूट गुड्स का मतलब इंडिपेंडेंट गुड्स। आप ऐसा मान लो मार्केट में जो कॉम्पिटिटर कंपनीज होती हैं, ऐसे गुड्स जिसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल कोक और पेप्सी।
ठीक है, अगर आपको कोक नहीं मिली तो पेप्सी भी आप खरीद सकते हो, क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा खासा फर्क होता नहीं है। दिस इज कॉल्ड सब्सटीट्यूट गुड। या फिर हम सब्सटीट्यूट गुड को ऐसा समझ सकते हैं कि समझो हमारी दुकान है किसी चीज की, और हमारे बिल्कुल पड़ोस में एक और इंसान है जो सेम चीज बेच रहा है। समझो दो लोगों की कपड़ों की दुकान है, ठीक है, किसी मोहल्ले में। मैं भी कपड़े बेच रही हूँ और मेरे पड़ोस वाला भी कपड़े बेच रहा है। मुझे एक चीज बताओ, अगर वो अपने कपड़े महंगे करेगा, उसने अपने कपड़े महंगे करे, तो जो डिमांड है, मतलब लोगों की भीड़ मेरी दुकान पे ज्यादा लगेगी कि कम लगेगी? ज्यादा लगेगी। वहीं अगर उसने अपने कपड़ों के दाम सस्ते कर दिए, बहुत डिस्काउंट दे दिया, बताओ अब ये भीड़ ज्यादा लगेगी कि कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब कि अगर वो अपना दाम बढ़ा देगा तो मेरे यहाँ भीड़ बढ़ जाएगी, अगर उसने अपना दाम गिरा दिया तो मेरे यहाँ भीड़ घट जाएगी। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप, डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप। ठीक है, इतना समझ आया? उसके बाद हमने देखा था इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब इनकम और डिमांड का कैसा रिलेशनशिप है? अगर इनकम बढ़ी, अगर आप अब पहले कम कमाते थे, फॉर एग्जाम्पल आपकी पॉकेट मनी है 10,000 रुपए, अब आपकी पॉकेट मनी बढ़ गई। आपकी पॉकेट मनी छोड़ो, आप लोग सीए बन गए ना, आपकी अब सैलरी जो है वो 3 लाख रुपए महीना है। बताओ खर्चा ज्यादा करोगे कि कम? ज्यादा करेंगे ऑफ कोर्स। तो बेसिकली अगर आपकी इनकम बढ़ी तो आप डिमांड बढ़ा दोगे, इनकम घटी डिमांड घटा दोगे। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप। ये एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, जो अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया था लास्ट सैटरडे को। उसके बाद वी हैव टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर। देखो कंज्यूमर का टेस्ट क्या है वो भी मैटर करता है। जैसे अगर कंज्यूमर रील देख रहा है और उसने कोई ट्रेंड देख लिया, या फिर समझो फिटनेस का ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहा है, तो बताओ अब उसकी प्रेफरेंस क्या होगी? प्रोटीन शेक की। तो अगर जो ट्रेंड है, समझो फिटनेस का ट्रेंड ज्यादा चलेगा, तो बताओ प्रोटीन शेक की डिमांड बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। और वहीं फिटनेस का ट्रेंड कम हो गया तो प्रोटीन शेक की डिमांड बढ़ेगी कि कम होगी? कम होगी। तो ये भी कौन सा रिलेशनशिप हो गया? डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप। देन वी हैव पॉपुलेशन। बहुत सिंपल फैक्टर्स था, ज्यादा लोग ज्यादा डिमांड, कम लोग कम डिमांड, यहाँ भी डायरेक्ट रिलेशनशिप ही होता है। देन वी हैव रिसोर्सेज। बहुत सिंपल था। अगर फॉर एग्जाम्पल, इसका एक और मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, समझो गेहूं की फसल इस साल बारिश में खराब हो गई, ठीक है। अब आपने ब्राउन ब्रेड के बारे में सुना है, व्हीट ब्रेड जो आटे से बनती है। अब जब मार्केट में गेहूं ही नहीं है तो बताओ क्या ये आटे की ब्रेड बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। तो अब जब ये आटे की ब्रेड नहीं बन पा रही है, मतलब बताओ इसकी प्राइस, अब मेरी दुकान में 10 या आटा ब्रेड रखी हुई है और मुझे पता है और किसी के पास है नहीं, क्योंकि वीट ही नहीं है पूरी इकोनॉमी में, तो मैं ये महंगे दामों पे बेचूंगी कि कम दामों पे? महंगे दामों पे। अब बताओ ये ज्यादा बिकेगा कि कम? अभी भी ज्यादा बिकेगा। यहाँ पे सोचने वाली बात ये कि देखो कम है, खरीदने वाले 20 हैं और बेचने वाली मैं अकेली। तो अगर किसी को चाहिए तो वो क्या बोलेगा, यार 5 रुपए मुझसे ज्यादा ले ले लेकिन मेरे को दे दे, ऐसा बोलेगा। तो यहाँ पे भी डायरेक्ट रिलेशनशिप आता है। देन वी हैव गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी में हमारे पास दो पॉइंट है। पहला पॉइंट हमारे पास है टैक्स पॉलिसी और दूसरा है सब्सिडी। टैक्स पॉलिसी बहुत आसान, किसी चीज पे टैक्स बढ़ जाएगा तो तुम ज्यादा खरीदोगे कि कम? कम खरीदेंगे, क्योंकि टैक्स बढ़ गया। किसी चीज पर टैक्स ही जीरो हो गया कि अब टैक्स ही नहीं लगेगा, बताओ ज्यादा खरीदेंगे कि कम? ज्यादा खरीदेंगे। तो ये भी रिलेशनशिप कौन सा हो गया? एक बार फिर से। टैक्स बढ़ा तो मैंने ज्यादा कर ज्यादा खरीदा। कोई टैक्स बढ़ा तो मैंने कम खरीदा, या टैक्स बढ़ गया ये माल नहीं खरीदना। टैक्स कम हुआ तो मैंने ज्यादा खरीदा। ये कौन सा रिलेशनशिप हुआ? इनवर्स और नेगेटिव। कभी भी कंफ्यूजन आए तो यूज दिस थिंग, ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा। फिर हमने देखा सब्सिडी। सब्सिडी का मतलब क्या होता है? एक तरीके से वो चीज जो डिस्काउंट देते हैं गवर्नमेंट हमको, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सब्सिडी। अब यहाँ पे आप ऐसा समझो, अगर सरकार ज्यादा सब्सिडी दे रही है, मतलब ज्यादा डिस्काउंट दे रही है, तुम ज्यादा खरीदोगे कि कम? ज्यादा। और अगर सरकार कम डिस्काउंट दे रही है तो ज्यादा खरीदेंगे कि कम? कम। तो ये कौन सा रिलेशनशिप हो गया? डायरेक्ट रिलेशनशिप। उसके बाद मुझे अब आपको नई चीज समझानी है, लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस, ठीक है, हाँ, ये भी बता दूंगी मैं आपको। सबसे पहले अब समझते हैं लॉ ऑफ डिमांड। इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लेकिन अगेन जो आपने पढ़ा बस वही है यहाँ पर। अभी मैं आपको बताऊंगी। देखो लॉ ऑफ डिमांड किस बारे में बात करता है?
सेकेंड। ओके, तो हमने क्या बात करी, लॉ ऑफ डिमांड की। अब समझो ये लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। हमने अभी कौन कौन से फैक्टर्स पढ़े, कोई एक बार रिवाइज करवाएगा क्या? फैक्टर्स ऑफ डिमांड कौन कौन से थे? ऊपर जो फैक्टर्स पढ़े कौन कौन से थे? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और ट्रेंड, ओके। गवर्नमेंट पॉलिसी, बाकी लोग भी बताओ। हाँ, टेस्ट एंड प्रेफरेंस और सब्स्टिट्यूट गुड्स, और पीछे और कौन कौन से फैक्टर्स थे? रिसोर्सेस, ओके। और अभी हमने रिवाइज करा, बताओ, अभी रिवाइज करा हमने। इनकम, ओके। पॉपुलेशन, ओके। बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? अभी तो रिवाइज करा हमने, कहाँ ध्यान है तुम लोगों का? अभी रिवाइज किया, तुम लोग अभी नहीं बोल पा रहे हो। कौन कौन से फैक्टर्स थे, सब बताओ एक बार फिर से, बताओ। डिमांड कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? पीछे, अभी फैक्टर्स रिवाइज करे, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिमांड। बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ है। कौन कौन से फैक्टर्स हमने रिवाइज करे अभी? मैं अभी आपको एग्जांपल्स दे रही थी, कौन कौन से थे? गाइस हमने अभी रिवाइज करा। प्राइस, प्राइस ऑफ द गुड, इनकम। आप लोग क्यों नहीं बता रहे हो? आप लोगों ने सुना नहीं सुना? हमने सैटरडे को भी पढ़ा है, अभी मैंने दोबारा रिवाइज कराया है। कहाँ ध्यान है? आपने ये नोट कर लिया था क्या? फैक्टर्स, इसको नोट करो आप पहले, नोट इट डाउन। नेक्स्ट कंसेप्ट इससे ही कनेक्टेड है, इसको नोट करना। यू गाइज आर नॉट अटेंटिव इन क्लास। अब देखो, इसके बाद देखो, हमने ये सारे फैक्टर्स पढ़े, कौन कौन से फैक्टर्स? प्राइस की वजह से डिमांड बदलती है किसी चीज की, ठीक है। तुम डिमांड को ये समझो कि तुम जो खरीदते हो चीजें, उसकी मैं बात कर रही हूँ। प्राइस की वजह से तुम्हारे खरीदने ना खरीदने का डिसीजन बदलता है, ठीक है। इनकम की वजह से बढ़ता है, पॉपुलेशन की वजह से बढ़ता घटता है, गवर्नमेंट पॉलिसी है, रिसोर्सेस हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, सब्सटीट्यूट गुड्स हैं। अब यहाँ पर इसके बाद एक और कंसेप्ट है विच इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है ना। व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड। अभी हमने इतने सारे फैक्टर्स पढ़े, लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं कि बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है, मतलब बाकी सारे फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है, बस तुम्हारी प्राइस ही बढ़ या घट रही है। मतलब कि मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको बोला ये सारे फैक्टर्स की वजह से चेंज आता है ना। फॉर एग्जाम्पल, कार सस्ती हो गई, बताओ ज्यादा खरीदोगे कि कम? ज्यादा। लेकिन मैंने बोला कार सस्ती तो हो गई लेकिन इस पे टैक्स बढ़ गया, अब क्या करेंगे? अब दो दो चीजें साथ में हो रही है, चीज सस्ती तो हुई लेकिन क्या उस पर टैक्स भी बढ़ गया। तो बताओ अब इसको ज्यादा खरीदोगे कि कम? कम खरीदेंगे। तो रियल लाइफ में बहुत सारी चीजें इन सारी डिमांड को मैनेज करता है। जैसे एक ही चीज पे समझो, कोई चीज है बहुत ज्यादा सस्ती हो गई, सरकार ने उस पर सब्सिडी दे दी लेकिन अब उस पर टैक्स भी बढ़ गया, हो सकता है ऐसा। या फिर समझो चीज बहुत ज्यादा सस्ती हो गई, सरकार ने उस पर और डिस्काउंट दे दिया, सब्सिडी दे दी, लेकिन आपकी इनकम ही नहीं है कि आप उसको सस्ते में भी खरीद पाओ, तब भी फर्क आएगा, आएगा। तो लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है कि बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट मानो, टैक्स, ट्रेंड, इनकम, पॉपुलेशन, कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस, सब्सटीट्यूट की प्राइस, ये सब सेम रहेगा, इन सबको आप सेम मानो। आप बस इतना मानो कि जो एक गुड है उसकी सिर्फ प्राइस ही घट या बढ़ रही है, बस। समझ आया मैंने क्या बोला? लॉ ऑफ डिमांड, इस लॉ को बोला गया थ्योरी ऑफ डिमांड। इसमें बोला जो आपने डिमांड के इतने सारे फैक्टर पढ़े, आपको ये अज्यूम करना है, क्या अज्यूम करना है? कि ये वाले जो सारे फैक्टर्स हैं, नीचे वाले जो सारे फैक्टर्स हैं, ये बदलेंगे नहीं, ये सेम टू सेम रहेंगे, सिर्फ प्राइस ही ऊपर या नीचे होगी। समझ आया क्या बोला मैंने?
सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे, सारे फैक्टर्स कोई नहीं बदलेगा, सिर्फ प्राइस ही बढ़ेगी या घटेगी। अब मैंने बोला कि देखो सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हैं, सिर्फ प्राइस बढ़ या घट रही है। मुझे एक चीज बताओ, कोई चीज महंगी हो गई, ज्यादा खरीदेंगे कि कम? कम। और कोई चीज सस्ती होगी, ज्यादा कि कम? ज्यादा। तो लॉ ऑफ डिमांड बस इस एक फैक्टर के बारे में बात करता है, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। अगर प्राइस की वजह से मेरी डिमांड बढ़ या घट रही है तो मैं उसको क्या बोलूंगी? लॉ ऑफ डिमांड। इतना समझ में आया? ठीक है। मैंने बोला बाकी सारे फैक्टर्स जो हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये नहीं बदलेगी। मतलब ये क्या रहेगी? ये सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे। मतलब टैक्स पहले भी जितना लग रहा था अभी भी उतना ही लगेगा, तुम्हारी इनकम अभी भी सेम ही है, तब जाके प्राइस की वजह से जो चेंज आ रहा है उसको बोलेंगे लॉ ऑफ डिमांड। अब ये जो सारे फैक्टर्स हम बोल रहे हैं ना, ये सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे, ये नहीं बदलेगा, सिर्फ प्राइस बदलेगी। तो इनको, इस अजम्पशन को बोलते हैं सेटरस पेरिबस। क्या बोलते हैं? सेटरस पेरिबस। देखो अगेन मैं आपको समझा रही हूँ, एक बार देखो, इसको एक बार पढ़ते हैं। क्या बोला? लॉ ऑफ डिमांड मतलब थ्योरी ऑफ डिमांड, इसका मतलब है कोई चीज महंगी होती, ये एकदम बोल दिया कि यार ये नियम है कि ऐसा होता ही है कि कोई चीज महंगी होगी तो लोग उसको कम खरीदेंगे, कोई चीज सस्ती होगी तो लोग उसको ज्यादा खरीदेंगे, ये नियम ही है। लेकिन इस नियम का एक अजम्पशन है। अजम्पशन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को? ऐसा मान लिया गया है। असम्पशन का मतलब मान लिया गया। मैंने ये मान लिया कि टैक्स, इनकम, पॉपुलेशन ये जैसी थी वैसी की वैसी है, सिर्फ प्राइस ही बदल रही है। तो इस अजम्पशन को बोलते हैं सेटरस पेरिबस। क्या बोलते हैं? सेटरस पेरिबस। एक बार इसको पढ़ते हैं, देखो। रिमेनिंग, क्या बोला है यहाँ पे? रिमेनिंग ऑल अदर फैक्टर्स, जो सारे फैक्टर्स हमने पढ़े प्राइस को छोड़कर, कौन से फैक्टर्स पढ़े अभी अपन ने ऊपर? प्राइस को छोड़कर ये सारे फैक्टर्स हमने पढ़े। इन सारे फैक्टर्स को हमने बोला ये कांस्टेंट रहेंगे, और सिर्फ प्राइस में, जब प्राइस में चेंज आता है, क्या बोला? व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, डिमांड फॉर सेम डिक्रीजेस, एंड द प्राइस डिक्रीजेस, डिमांड स्टिल इंक्रीजेस। समझ में आया मैंने क्या बोला? सिर्फ इतना ही लिखा है। देखो लॉ ऑफ डिमांड बहुत आसान। लॉ ऑफ डिमांड ने क्या बोला? प्राइस, कोई चीज महंगी होगी तुम कम खरीदोगे, कोई चीज सस्ती होगी तुम ज्यादा खरीदोगे। क्या ये कॉमन सेंस हमारे पास भी है? बस इसका नाम दे दिया लॉ ऑफ डिमांड। फिर समझो कुछ बच्चों ने बोला कि सिर्फ प्राइस ही थोड़ी हो सकता है, प्राइस कम हो लेकिन टैक्स बढ़ गया हो, तो हम ज्यादा थोड़ी खरीदेंगे, टैक्स बढ़ा हम तो कम खरीदेंगे। तो जिसने ये लॉ लिखा उसने बोला कि तुमको ऐसा मान लेना है कि बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं वो क्या रहेंगे? सेम टू सेम, एक जैसे, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। बस इसको नाम दे दिया सेटरस पेरिबस। समझ आया? नाम सुन के ऐसा लगता है ये क्या भला है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना है कि भाई साहब आपकी जो प्राइस है उसकी वजह से आपकी डिमांड ऊपर या नीचे होगी, बाकी सारी चीजें क्या रहेंगी? कांस्टेंट रहेंगी। ठीक है। अब उसके बाद क्या मैं इसको डिमांड शेड्यूल बोलती हूँ? डिमांड शेड्यूल का मतलब एक जगह मेरा प्राइस होता है और एक जगह मेरी क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब कि अगर कोई चीज 1 रुपए की मिलेगी तो आप कितनी यूनिट खरीदोगे? 50। कोई चीज 2 की हो जाएगी तो कितनी खरीदोगे? 40। इस तरीके का मैंने जो टेबल बनाया, इस टेबल को बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। क्या मैंने आपको कर्व बनाना सिखाया था? कर्व बनाना सीखा था अपन ने। कर्व कैसे बनता है हमने देखा था। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। बताओ मुझे वाई एक्सिस पे प्राइस क्यों रखते हैं अपन? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। प्राइस बढ़ या घट रही है अपनी मर्जी से, है ना, ये किसी के अधीन नहीं है, अपनी मर्जी से बढ़ती है, अपनी मर्जी से घट रही है। लेकिन इसकी वजह से कौन अफेक्ट हो रहा है? डिमांड। इसकी वजह से ही तो अफेक्ट हो रही है, तो उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट। देखो प्राइस मेरा इंडिपेंडेंट है इसलिए वाई एक्सिस पे आया, और एक्स एक्सिस पे आएगा मेरा क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है। अब जब मैं इसका कर्व बनाऊंगी, ये कर्व मैं बना के बताऊं क्या फिर से? क्या आप लोगों को मैंने बता दिया था वो याद है सबको? देखो जब मैं इसका कर्व बनाऊंगी तो इसका कर्व नीचे की तरफ आता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमको देखनी है। देखो ये जो कर्व है वो कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोप, नीचे की तरफ आता है। दूसरा, ये क्या करता है? देखो
ये लेफ्ट टू राइट जाता है। अगर आप देखो तो ये कैसा जाता है, लेफ्ट टू राइट। ये लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। कर्व को देख के ही पॉइंट लिखने हैं। इट नेवर टचेस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, या फिर इट नेवर गो नेगेटिव। अब इन दो पॉइंट्स को हमको समझना है, ठीक है। देखो, इस कर्व में वाई एक्सिस पे हमने क्या रखा है, प्राइस, और एक्स एक्सिस पे क्या रखा है मैंने, क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ पे फीचर ये बोल रहा है कि ये कभी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। अब ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा इसका रीजन बता रहा हूँ। अगर ये जो मेरी लाइन है, देखो, अगर ये इधर एक्स को इसने टच कर लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर तो वैल्यू जीरो होती है। बताओ, किसी चीज की डिमांड कभी जीरो हो सकती है क्या? फॉर एग्जाम्पल, इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेती हूँ। कोई ऐसी चीज जो कोई खरीदता ही नहीं है, कोई उसकी दुकान डालना पसंद करेगा? दुनिया में कोई वो चीज नहीं खरीदता है, बताओ कोई उसकी दुकान डालना पसंद करेगा? नहीं। अगर दुकान डाल भी ली तो कोई खरीदेगा नहीं। तो एक्स एक्सिस पे हमेशा होता है जीरो। अब ये जो एक्स एक्सिस पे हमारा जीरो है ना, अगर इस कर्व ने एक्स एक्सिस को टच कर लिया, इसका मतलब डिमांड हो जाएगी जीरो। मतलब ऐसा आइटम जो मार्केट में अवेलेबल है लेकिन कोई उसको खरीद नहीं रहा है। बताओ, ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता प्रैक्टिकली। मार्केट में कोई इंसान उस चीज की दुकान डालेगा ही क्यों जो कोई खरीदता नहीं है? हम लोग तो उस चीज की दुकान डालेंगे ना जो लोग खरीदते हैं। हम वो चीज क्यों डालेंगे जो खरीदता ही नहीं है? इसीलिए कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर सकता। इतना समझ आया? इतना क्लियर है? अब दूसरा पॉइंट, ये कभी वाई एक्सिस मतलब इसको टच नहीं करेगा। ये देखो, इस पे मैंने क्या लिखा है, प्राइस, और इस पे वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। कोई चीज, मतलब समझो, कोई भी चीज कभी जीरो वैल्यू पे अवेलेबल होती है क्या? मतलब एक दुकानदार है, वो, इसका मतलब समझो क्या है। एक दुकानदार है, वो क्या कर रहा है, दुकान खोल के बैठा है, और उसने ये बोला कि तुम लोग एक काम करो, तुम मुझे पैसे मत दो, तुम फ्री में लेके जाओ। ऐसा हो सकता है? किसी चीज की प्राइस जीरो हो सकती है कभी? नहीं हो सकती। तो बहुत लॉजिकल है कि कभी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को टच नहीं कर सकता, क्योंकि ना ही किसी चीज की प्राइस कभी जीरो हो सकती है, ना ही किसी चीज की डिमांड कभी जीरो हो सकती है। इतना समझ आया? ओके। दूसरा पॉइंट है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं जाता, मतलब कि ये इसको क्रॉस करके नीचे नहीं आएगा। अब इसका मतलब क्या है, एक बात समझो। इसका मतलब ये है कि आप लोग सामान खरीदने नहीं गए हो। समझो कपड़ों की दुकान है और तुमने जाके उसी को कपड़े उठा के दे दिए, ले कपड़े रख। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। या फिर वाई एक्सिस को कभी ये क्रॉस नहीं करेगा, इसका मतलब ये कभी नेगेटिव नहीं जाएगा। समझो आप दुकान खोल के बैठे हो, समझो तुम पानी पूरी की दुकान खोल के बैठे हो, कोई पानी पूरी खाने आया, तुमने उससे पैसे नहीं दिए, तुमने उसको उल्टा पैसे दिए कि थैंक यू तू मेरे यहाँ पानी पूरी खाने आया। ऐसा कभी हो सकता है? नहीं। तो लॉजिकली ये नहीं हो सकता, इसीलिए बोला कर्व में कभी ये वाई एक्सिस को क्रॉस नहीं कर सकता, ना ही कभी एक्स एक्सिस को क्रॉस कर सकता है। इतना क्लियर हुआ? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है क्या? इसमें कुछ भी डाउट है क्या? समझ आया? लॉ ऑफ डिमांड मतलब क्या? प्राइस की वजह से जो डिमांड में चेंज आता है उसको बोल दिया लॉ ऑफ डिमांड। बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं जो हमने ऊपर पढ़े, ये जो मेरे बाकी सारे फैक्टर्स हैं, ये कैसे रहेंगे, कांस्टेंट। इसमें कुछ चेंज नहीं आएगा, कांस्टेंट रहेंगे। इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, सेटेरस पेरिबस। यहाँ पर फिर हमने देखा कर्व। ये जो कर्व हम बना रहे हैं इसकी कुछ खासियत होती है, वो हमने देखी। क्या होती है, नीचे हमने उसको समझा कि ये हमेशा नीचे की ओर आता है, ये कभी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को टच नहीं करता, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, और ये हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर जाता है। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? समझ आया? एक बार इसको क्या आप लोग नोट कर लोगे क्या? इसको एक बार आप नोट कर लो। मैंने आपको बोला कंसेप्चुअली ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करता। क्यों? यहाँ पे ये जो मेरा ओरिजिन होता है ना, जो एकदम ये वाला शार्प पॉइंट जो है, इसको हमेशा इसकी वैल्यू होती है जीरो। ये यहाँ पे होगी वैल्यू जीरो, ठीक है। अभी जैसे हम कर्व बनाते हैं, हम कैसे बनाते हैं, 100 तक आया, 10 तक आया, ठीक है। अब समझो वाई एक्सिस पे अगर ये जीरो हो जाएगा, तो मैं ये लाइन यहाँ पे खींचूंगी, तो क्या ये कर्व यहाँ से ऐसा बन जाएगा? एक बार मैंने बोला ये यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, जीरो। अब अगर मैंने बोला किसी
मुझे एक चीज बताओ, कोई चीज की प्राइस कभी जीरो हो सकती है? मतलब कोई दुकानदार आपको ऐसा बोले कि आओ और मुफ्त में लेके जाओ, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। अच्छा, आप ये नहीं बोलोगे एक पे एक फ्री वाला सिस्टम। मैं आपको बोल रही हूँ, कोई दुकानदार दुकान ही इसलिए खोल के बैठा है कि कभी तुमसे पैसे ही नहीं ले रहा, तुमसे कह रहा है कि फ्री में लेके जाओ माल, ऐसा हो सकता है कभी? ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये जीरो हो गया मतलब कि वाई और एक्स एक्सिस पर इसका पॉइंट आ जाएगा, ऐसा है ना? तो अगर इस पे इसका पॉइंट आ गया मतलब या तो कोई ऐसा बेवकूफ इंसान दुकान खोल के बैठा है जो कोई खरीदता ही नहीं है। मतलब अरे, समझो उसने टाइम बॉम्ब की दुकान खोल ली, राजवाड़ा पे टाइम बॉम्ब की दुकान खोल ली, आओ और बम खरीद के उड़ा लो। हाँ, अब तुम ये मत बोलना कि हम तो किसी के भी ऊपर फेंक लेंगे। इंसान नॉर्मली खरीदेगा क्या उसको? नहीं खरीदेगा। तो अगर तुमने ऐसी चीज की दुकान खोल ली जो लोग खरीदते ही नहीं है, या फिर समझो बासी कचौड़ी की दुकान, रखी हुई कचौड़ियां बेचता है, कोई खरीदेगा? नहीं। तो मतलब उसकी डिमांड हो जाएगी जीरो। अगर कोई आप ऐसी चीज बेच रहे हो जो कोई तुमसे खरीदता ही नहीं है, तो कोई ऐसी दुकान कभी खोलेगा? नहीं। इसीलिए कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। एक्स एक्सिस पे क्या है? माल जो खरीदते हैं। अगर यही जीरो हो गया मतलब माल बिक ही नहीं रहा, जीरो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, है ना? और अगर वाई एक्सिस को टच करा मतलब प्राइस, वाई एक्सिस पे हमारी है प्राइस, मतलब सामने वाला तुमको फ्री में दे रहा है कि आओ और लूट के जाओ और 1 रुपया भी मत देना हमको, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। वाई और एक्स एक्सिस को टच इसलिए नहीं करेगा, एक्स एक्सिस का मतलब है अगर इसको टच किया तो तुम्हारा माल कोई नहीं खरीद रहा। अगर कोई ऐसा माल है जो कोई खरीदता ही नहीं तो सामने वाला बेचेगा ही नहीं। तो रियल लाइफ में ऐसा कभी नहीं हो सकता। वैसे ही वाई का मतलब है प्राइस। प्राइस का मतलब कि कोई माल जो तुम फ्री में मुफ्त में बेचे जा रहे हो, तुम समझो आपकी फैमिली की 30 साल की दुकान है, 30 साल से तुम लोग मुफ्त में माल बेच रहे हो, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसीलिए कभी वाई एक्सेस को टच नहीं करता। समझ आया अभी? अभी भी डाउट है? नेक्स्ट क्लास में, अभी तो आपकी क्लास का टाइम हो गया, मैं इसका रियल लाइफ एग्जांपल बता दूंगी आप, फिर आपको और अच्छे से समझ आ जाए। ये लिख लिया क्या आपने? लिख लिया? अभी भी कोई लिख रहा है क्या? लिख लो आप लोग। लिख लिया क्या आप लोगों ने? अभी आपका कौन सा लेक्चर है? अभी ब्रेक है आपका शायद, 15 मिनट का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हो गया? हो गया? हो गया ना? अच्छा, हाँ लिख लो। नो इश्यूज, अगर अभी आप नहीं लिख पा रहे हो तो यू कैन टेक अ पिक्चर।
क्या? अरे नहीं नहीं, मैं जा रही हूँ, आप एक बार लिख लो तो मैं निकलती हूँ। अरे भाई साहब, मेरा नहीं है। अभी आपका लेक्चर आपको मिला नहीं है क्या शेड्यूल? आपका शेड्यूल बताऊं क्या मैं? अभी आपका बीएस का है। बीएस का है। आज अकाउंट्स नहीं है, आज आपका इको है। 245 से 345 बीएस है, एंड देन 345 से 445 मैथ है। तीन है, इको बीएस मैथ। लिख लिया? आज तो क्रिकेट है ना, क्रिकेट मैच नाहाटा का, इसीलिए फैकल्टी। हाँ, आपको नहीं पता क्या? एक्चुअली टीम्स बनती हैं, सीएस वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके लिए एक प्रीमियर प्रीमियर लीग चलता है टर्फ पे। तो आज मैच है, तो सब लोग उधर हैं आज, इसलिए आज एकेडमी भी खाली है। आपको दिखेगा, स्टूडेंट ज्यादा नहीं दिखेंगे आज आपको। एवरीवन इज देयर।